बोस हाउस की दीवारों के पीछे एक तूफान मचल रहा था। आज अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्ते की नींव हिलने वाली थी और इस रिश्ते की जड़ें शायद आज हमेशा के लिए उखड़ जाएंगी। अनिरुद्ध जो वर्षों से अपनी भावनाओं को दबाए अर्शी के साथ समझौते की जिंदगी जी रहा था, आज अपने सब्र की सीमा तक पहुंच चुका था। झनक जो नूतन की बेटी थी, ने अपने हक के लिए लड़ाई शुरू कर दी थी। अनिरुद्ध का झनक के प्रति बढ़ता हुआ झुकाव अब अर्शी के लिए असहनीय हो गया था। जब अर्शी ने अनिरुद्ध के कमरे की उस पुरानी अलमारी से वह गुप्त दस्तावेज पाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इन कागजों में अनिरुद्ध ने अपनी वसीयत का एक बड़ा हिस्सा झनक के नाम करने का इरादा किया था। यह खुलासा अर्शी के लिए एक घातक झटका था। उसकी क्रोध की ज्वाला फटी और उसने पूरे परिवार के सामने अनिरुद्ध के चरित्र और उसकी नीयत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि घर में मौजूद सभी लोग, एसपी ऋषि और आदित्य तक सन्न रह गए। ऋषि, जो खाकी वर्दी में कानून और परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता था, अब एक मुश्किल मोड़ पर था। वह न तो अपनी पत्नी अर्शी का साथ छोड़ सकता था और न ही अपनी सास झनक को नजरअंदाज कर सकता था। आदित्य की आंखों में अपने पिता से गुस्सा और आक्रोश था। उसे महसूस हो रहा था कि झनक ने न केवल उसके पति ऋषि को बल्कि उसके पिता अनिरुद्ध को भी अपनी ओर खींच लिया था। अर्शी लगातार चीख रही थी, अनिरुद्ध से सवाल पूछ रही थी कि उसने एक नाजायज रिश्ते की संतान के लिए अपना घर परिवार क्यों दांव पर लगा दिया। अनिरुद्ध का चेहरा गुस्से और ग्लानि से लाल हो चुका था। उसकी चुप्पी अब कमजोरी नहीं बल्कि उस सच को छुपाने की कोशिश थी जो पूरे परिवार को तहस-नहस कर सकता था। उसने अपनी भारी आवाज में अर्शी को टोकते हुए कहा, झनक कोई पराई नहीं है, वह मेरी अपनी बेटी है। यह शब्द पूरे कमरे में गूंज गए और सभी लोग अवाक रह गए। अर्शी का अहंकार चूर-चूर हो गया, जबकि आदित्य की आंखों में गुस्से के साथ आंसू थे। अर्शी को समझ में आ गया था कि उसकी 20 साल की तपस्या और इस घर पर उसका अधिकार एक झटके में खत्म हो चुका था। उसने तलाक के कागज बाहर निकाले, जिन पर उसके हस्ताक्षर पहले ही थे। यह साबित कर रहा था कि उसने इस दिन की तैयारी बहुत पहले से की थी। अर्शी ने वह कागज अनिरुद्ध के सामने फेंक दिए और घोषणा की कि अब इस घर में या तो झनक रहेगी या वह। ऋषि ने समझा कि अब यह मामला सिर्फ जायदाद का नहीं बल्कि खून के रिश्तों का है। उसने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे भी चुप करा दिया। अनिरुद्ध ने ऋषि को याद दिलाया कि वह इस घर का दामाद है और उसका फर्ज अपनी पत्नी आदित्य के अधिकारों की रक्षा करना है, न कि झनक का साथ देना। घर के अंदर माहौल तनावपूर्ण हो गया था। आदित्य, जो अब पूरी स्थिति को देख रही थी, फूट फूट कर रोने लगी। उसने ऋषि से अपील की कि वह अपनी पावर का इस्तेमाल करे और झनक को इस शहर से बाहर भेज दे ताकि उसका परिवार टूटने से बच सके। लेकिन ऋषि, जो झनक के प्रति अपनी पुरानी भावनाओं और वर्तमान कर्तव्यों के बीच पिस रहा था, कुछ नहीं कर पाया। उसने चुपचाप स्थिति को समझा और देखा कि अनिरुद्ध अब किसी भी कीमत पर अपने फैसले से पीछे हटने वाला नहीं था। अर्शी ने फिर से एक कदम और बढ़ाया। उसने अनिरुद्ध को चुनौती दी कि अगर वह इस घर को छोड़ने का फैसला कर चुके हैं तो वह बिना किसी सामान के यहाँ से जाएं। वह यह भी धमकी दी कि वह समाज में अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते को इतना गंदा तरीके से पेश करेगी कि झनक के लिए समाज में मुंह दिखाना भी मुश्किल हो जाएगा। इस चुनौती ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। अनिरुद्ध ने धीरे से पेन उठाया और कागजों पर दस्तखत करने की ओर बढ़ा। उसका खामोश फैसले ने अर्शी के लिए सबसे बड़ा जवाब दिया। इस एक दस्तखत ने अनिरुद्ध और अर्शी के बीच के रिश्ते को खत्म कर दिया और उन 2 दशकों की खोखली शादी को एक दर्दनाक अंत दे दिया। तभी घर के दरवाजे पर झनक की दस्तक सुनाई दी। अर्शी ने झनक को घर में घुसने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार अनिरुद्ध ने बीच में आकर उसे रोक दिया। उसने अर्शी को पीछे धकेलते हुए साफ कर दिया कि अब झनक अपना हक लेने के लिए यहाँ खड़ी है। आदित्य ने देखा कि उसका पिता अब अपनी मां के खिलाफ खड़ा हो चुका है और उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने ऋषि से फिर से अपील की, लेकिन ऋषि इस बार भी चुप रहा। अर्शी ने अपने पूरे परिवार को खड़ा होते हुए देखा और उसने एक बार फिर चुनौती दी कि अगर अनिरुद्ध घर छोड़कर जाना चाहता है तो उसे सब कुछ छोड़कर जाना होगा। झनक ने अब तक अपनी मां के साथ हुए अन्याय का हिसाब मांगने का समय आ गया था।
अनिरुद्ध ने झनक का हाथ थामा और घोषणा कर दी कि वह अब उसके साथ रहेगा, चाहे उसे सड़कों पर क्यों न रहना पड़े। अर्शी की नफरत और प्रतिशोध की भावना अब और गहरी हो गई। उसने तुरंत मीडिया को कॉल किया और अनिरुद्ध के चरित्र को बिगाड़ने की योजना बनाई। वहीं आदित्य की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसके पिता ने उसकी मां को छोड़ दिया और उसकी जिंदगी को भी तबाह कर दिया। उसने ऋषि के कमरे में तोड़फोड़ शुरू कर दी। ऋषि, जो अभी इस पारिवारिक कलह से थका हुआ था, अब इस नए तूफान को देख रहा था। इस पूरे घटनाक्रम ने बोस हाउस को पूरी तरह से बदलकर रख दिया था। अनिरुद्ध और झनक की ओर से लिया गया फैसला अब पूरी तरह से परिवार के दिलों में दरार डाल चुका था। एसपी ऋषि को समझ आ गया कि अब उसे वह रास्ता अपनाना होगा जिसमें कानून की मर्यादा बनी रहे। अर्शी और आदित्य अब केवल अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय एक नया युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो चुकी थीं। अदिति ने चीखते हुए ऋषि से मांग की कि वह अपनी पूरी फोर्स लगाए और शहर के हर कोने में नाकेबंदी करवा दे ताकि झनक और अनिरुद्ध कहीं छुप न सकें। ऋषि ने शांति से उसे समझाने की कोशिश की कि कानून भावनाओं पर नहीं बल्कि अनिरुद्ध अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं। लेकिन अदिति के कान बंद हो चुके थे। उसे ऋषि की हर बात में झनक के प्रति एक नरम कोना नजर आ रहा था। उसने ऋषि पर आरोप लगाया कि वह आज भी अपनी पूर्व पत्नी के प्यार की गिरफ्त में है। इसीलिए वह एक असहाय बेटी और पत्नी का साथ देने के बजाय तटस्थ होने का ढोंग कर रहा है। अर्शी ने मीडिया को घर बुला लिया था और कैमरे के सामने अपनी बेबसी का ऐसा नाटक शुरू किया जिसने पूरे शहर का ध्यान बोस हाउस की ओर खींच लिया। उसने कैमरे पर सिसकते हुए बयान दिया कि कैसे एक अनाथ लड़की ने पहले अनिरुद्ध को फुसलाया और अब उसके पति को भी अगवा कर लिया है। अर्शी का यह दाव बहुत खतरनाक था क्योंकि वह झनक को कानूनी तौर पर फंसाने की साजिश रच रही थी। ऋषि को जब वायरलेस पर खबर मिली कि उसके ससुर और झनक के खिलाफ अपहरण और मानसिक उत्पीड़न की खबरें वायरल हो रही हैं, तो उसके होश उड़ गए। एक एसपी होने के नाते वह जानता था कि अगर यह मामला दर्ज हो गया तो उसे खुद अपने हाथों से अनिरुद्ध को गिरफ्तार करना पड़ेगा। सपना की पैनी नजर यहाँ यह देख पा रही है कि ऐसे स्टूडियो के दर्शकों के लिए यह सबसे बड़ा सस्पेंस है कि क्या ऋषि अपनी वर्दी की लाज बचाएगा या अपने रिश्तों की। रात के अंधेरे में झनक और अनिरुद्ध एक छोटे से किराए के कमरे में पनाह लिए हुए थे। अनिरुद्ध को अपने आलीशान जीवन के जाने का कोई गम नहीं था। उसे बस इस बात की चिंता थी कि उसकी वजह से झनक की बदनामी हो रही है। झनक ने अनिरुद्ध को ढांढस बंधाया और कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। लेकिन उसे नहीं पता था कि बाहर अर्शी ने उसके नाम का वारंट निकलवाने की पूरी तैयारी कर ली थी। अर्शी ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर ऊपर के अधिकारियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि एसपी ऋषि अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। यह ऋषि के करियर का सबसे बड़ा संकट था। उसे हेडक्वार्टर से आदेश मिला कि वह तुरंत इस हाई प्रोफाइल केस की जांच करें और आरोपियों को पेश करें। अदिति ने स्थिति का फायदा उठाते हुए ऋषि को एक अंतिम अल्टीमेटम दे दिया। उसने कहा कि अगर ऋषि कल सुबह तक झनक को सलाखों के पीछे नहीं डालता तो वह खुद अपनी जान देकर इसका इल्जाम ऋषि और झनक के सिर मढ़ देगी। ऋषि का मन अशांत था लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो यह बता रही थी कि उसने बिसात की चालें बदल दी हैं। जैसे ही ऋषि पुलिस स्टेशन पहुंचा उसे वहां झनक और अनिरुद्ध पहले से ही इंतजार करते मिले। वह भागे नहीं थे बल्कि वह खुद कानून का सामना करने आए थे। झनक की सादगी और उसकी निर्भीक आंखों ने वहां मौजूद हर सिपाही को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह मासूम लड़की वाकई किसी का अपहरण कर सकती है। अनिरुद्ध ने एक पिता की तरह झनक के सिर पर हाथ रखा हुआ था। वो अनिरुद्ध जो कभी अर्शी की परछाई बनकर रहता था, आज शेर की तरह अपनी संतान के लिए खड़ा था। तभी वहां अर्शी और अदिति का प्रवेश हुआ। अर्शी ने थाने के अंदर आते ही हंगामा शुरू कर दिया और ऋषि पर चिल्लाने लगी कि वह तुरंत इन दोनों को लॉकअप में बंद करें। अर्शी का अहंकार इस कदर बढ़ गया था कि उसने थाने की मर्यादा को भी ताक पर रख दिया। लेकिन ऋषि ने अपनी मेज पर हाथ पटकते हुए सबको खामोश रहने का आदेश दिया। उसने स्पष्ट किया कि पुलिस स्टेशन भावनाओं पर नहीं बल्कि सबूतों पर चलता है।
अर्शी ने फौरन वह फर्जी दस्तावेज पेश किए जो उसने रात भर में अपने वकीलों से तैयार करवाए थे, जिनमें यह दावा किया गया था कि अनिरुद्ध की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और झनक ने उन्हें बहला फुसलाकर अपनी संपत्ति के कागजात पर दस्तखत करवाए हैं। यहां दर्शकों को यह बताना चाहती हैं कि एसजी सीरियल अपडेट की इस कहानी में अब वह रहस्य खुलने वाला है जिसे अर्शी ने 20 साल से दबा रखा था। ऋषि ने उन कागजात को देखा और फिर अपनी दराज से एक पुरानी डायरी निकाली। यह डायरी नूतन की थी जिसे ऋषि ने एक पुराने मामले की छानबीन के दौरान झनक के पुराने घर से बरामद किया था। उस डायरी के पन्नों में नूतन ने विस्तार से लिखा था कि कैसे अर्शी ने 20 साल पहले अनिरुद्ध और नूतन को अलग करने के लिए नूतन के चरित्र पर लांछन लगाए थे और उसे मरने के लिए मजबूर किया था। ऋषि ने जैसे ही वह डायरी मेज पर रखी, अर्शी के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसे एहसास हो गया था कि जो अतीत उसने कब्र में दफन कर दिया था वह आज एक प्रेत बनकर उसके सामने खड़ा है। ऋषि ने उस डायरी का एक पन्ना पलटते हुए पढ़ना शुरू किया जिसमें नूतन ने अपनी आखिरी वसीयत और अनिरुद्ध के प्रति अपनी अटूट मोहब्बत का जिक्र किया था। डायरी के उस पन्ने ने यह साबित कर दिया कि अनिरुद्ध ने कभी नूतन को नहीं छोड़ा था, बल्कि अर्शी ने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट्स और झूठे गवाहों के जरिए अनिरुद्ध को यह यकीन दिलाया था कि नूतन ने किसी और के साथ भागकर अपनी जान दे दी है। सपना यहाँ यह देख पा रही हैं कि एसजी सीरियल अपडेट के इस विस्फोटक खुलासे ने पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए थे। अनिरुद्ध की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसे उस गुनाह का एहसास हुआ जो उसने बिना किए 20 साल तक सहा था। उसे समझ आया कि अर्शी ने न सिर्फ उसकी मोहब्बत छीनी बल्कि उसे एक ऐसी नफरत की आग में जलाया जिसका कोई अंत नहीं था। अर्शी ने लड़खड़ाते हुए पीछे हटने की कोशिश की। उसने चिल्लाकर कहा कि यह डायरी फर्जी है और ऋषि उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऋषि ने अपनी पैनी नजरों से अर्शी को घूरते हुए कहा कि पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहनने से पहले उसने इस डायरी की हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच करवाई है और यह 100% नूतन की ही है। इतना ही नहीं, ऋषि ने उस गुप्त गवाह को भी थाने के अंदर बुला लिया जिसे अर्शी ने 20 साल पहले पैसे देकर शहर से बाहर भेज दिया था। उस बूढ़े गवाह ने जैसे ही अर्शी की तरफ उंगली उठाई, अर्शी के चेहरे का घमंड राख की तरह बिखर गया। थाने में मौजूद मीडिया के कैमरों ने अर्शी के उस गिरते हुए चेहरे को कैद कर लिया। अदिति, जो अपनी मां को एक आदर्श नारी मानती थी, अपनी मां के इस घिनौने अतीत को जानकर अंदर से पूरी तरह टूट गई। उसे अपनी आंखों के सामने अपना पूरा वजूद बिखरता हुआ नजर आया। उसे एहसास हुआ कि जिस झनक को वह नाजायज कहती रही, असल में उसकी मां अर्शी ने ही झनक की मां का सुहाग और हक छीना था। ऋषि ने एक गहरी सांस ली और अपनी मेज पर रखे हथकड़ी के जोड़े की तरफ देखा। यह उसके करियर का सबसे काला और सबसे गौरवशाली पल था। उसे अपनी ही सास को गिरफ्तार करना था, जिसने न सिर्फ अनिरुद्ध के साथ विश्वासघात किया था बल्कि एक मासूम बच्ची झनक को 20 साल तक अनाथ बनकर जीने पर मजबूर किया था। अदिति ने ऋषि का हाथ पकड़कर उसे रोकने की आखिरी कोशिश की। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक ऐसी भीख थी जो अपनी मां की इज्जत को बचाना चाहती थी। लेकिन ऋषि ने अदिति का हाथ धीरे से झटक दिया। उसने कहा कि कानून के हाथ अपनों के लिए नहीं रुकते। अनिरुद्ध ने झनक की तरफ देखा। उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए अथाह प्यार और अर्शी के लिए घृणा साफ नजर आ रही थी। उसने ऋषि को इशारा किया कि न्याय में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। थाने का पूरा स्टाफ और बाहर खड़ी भीड़ यह देखकर दंग थी कि कैसे एक हाई प्रोफाइल परिवार का काला चिट्ठा सड़कों पर आ गया था। अर्शी को जब महिला पुलिसकर्मियों ने पकड़ा तो वह पागलों की तरह चीखने लगी। वह अब भी अनिरुद्ध को कोस रही थी कि उसने एक मामूली सी लड़की के लिए अपनी आलीशान जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अब अनिरुद्ध को उन सुख सुविधाओं की कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ इस बात का संतोष था कि उसने झनक को उसका खोया हुआ मानसान वापस दिला दिया है। झनक, जो अब तक इस पूरे घटनाक्रम को एक सपने की तरह देख रही थी, अपनी मां नूतन की तस्वीर को याद कर फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा जैसे आज जाकर उसकी मां की आत्मा को शांति मिली है। यह महसूस कर रही हैं कि इस कहानी में अब असली संघर्ष शुरू होगा, क्योंकि अर्शी जेल तो चली गई है लेकिन अदिति के मन में झनक के लिए नफरत की दीवार और भी ऊंची हो गई है।
अदिति को लगता है कि उसकी मां के जेल जाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ झनक का हाथ है। ऋषि के लिए भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि अब उसे एक ऐसी पत्नी के साथ रहना है जिसकी मां को उसने खुद जेल भेजा है।